नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एपीएचडी क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा, हम लोग बात करेंगे सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर के भारत पर आक्रमण से पहले हमने बात किया था कि भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण ईरानियों ने किया था, अखमनी वंश के शासकों ने किया था। अखमनी वंश का संस्थापक जो मैंने बताया था आपको कि अखमनी था, उसी के नाम पर इस वंश को अखमनी वंश कहा गया। और ये ईरान के शासक रहते हैं और इन सबों की राजधानी पार्थिपोलिस रहती है। कहाँ रहती है? तो पार्थिपोलिस रहती है। उसके बारे में बात किया था और उसको हमने लिंक किया था भारत के साथ। और भारत में हम लोग देखते हैं कि फिर क्या बोलते हैं, ईरान के दारा तृतीय को क्या बोलते हैं, हराता है। यूनान का एक शासक रहता है जिसका नाम रहता है सिकंदर, और सिकंदर के पिता का नाम रहता है फिलिप द्वितीय, और ये मकदूनिया के रहने वाले रहते हैं। और अर्बेला के युद्ध में क्या बोलते हैं, हमने बताया था कि अर्बेला के युद्ध में सिकंदर पराजित करता है दारा तृतीय को, तत्पश्चात भारत की तरफ वो मूव करता है। इतना बात हुआ था। इससे पहले हम लोग बात करेंगे कि भारत पर सिकंदर का आक्रमण, और आक्रमण पे हम लोग बात करेंगे। पहले उसका परिचय क्या है, परिचय के बाद पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे, और फिर प्रभाव क्या हुआ सिकंदर के जब भारत पर आक्रमण किया तो उसका प्रभाव क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, कुल मिलाकर हम लोग बात करेंगे किसी के आईएएस में जैसे क्वेश्चन पूछता है, और आईएएस में तो आपको पता ही है कि प्रभाव से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया तो उसका प्रभाव क्या हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जब भारत पर सिकंदर आक्रमण कर रहा था तो उस समय राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थीं कि वो भारत पर आक्रमण किया। और वो हम लोग देखते हैं कि ब्यास नदी के तट के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाता है। सिंधु झेलम के क्षेत्र पर क्या बोलते हैं, राजा अम्बी उसका स्वागत करता है और आत्मसमर्पण कर देता है राजा अम्बी उसके सामने। और झेलम से चिनाब नदी के बीच का एक क्षेत्र रहता है जिसको हम लोग पोरस के नाम से जानते हैं। राजा पोरस का वो क्षेत्र रहता है, राजा पोरस से उसका युद्ध होता है, और उस युद्ध को हम लोग कहते हैं कि ये हार्डेस्पीज या वितिस्ता या क्या बोलते हैं, झेलम का युद्ध हुआ है। तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद प्रभाव और परिचय में हम लोग बात कर ही चुके थे पहले, और आज मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ उसके बारे में कि परिचय क्या था। तो सिकंदर के परिचय के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मार्कर कहाँ गया? सिकंदर का परिचय। सिकंदर के पिता का नाम था, सिकंदर के पिता का नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, पिता फिलिप नाम था इनका, फिलिप द्वितीय थे, फिलिप सेकेंड थे। कहाँ का रहने वाला रहता है? तो मकदूनिया, ठीक। गुरु कौन थे इसके? तो गुरु अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो के गुरु का नाम था क्या बोलते हैं, सुकरात। नाम याद रखिएगा तीनों। सिकंदर के गुरु अरस्तु के गुरु प्लेटो के गुरु सुकरात। ये हुआ। जब सिकंदर के पिता की मृत्यु हो जाती है तो 20 वर्ष की अवस्था में क्या बोलते हैं, उससे वहाँ का शासक बनता है। और तत्पश्चात क्या बोलते हैं, ईरान का एक शासक रहता है जिसका, पहली बात तो ईरान का संस्थापक जो अखमनी वंश है, अखमनी वंश का संस्थापक कौन है? तो मैंने बताया था अखमनी वंश का संस्थापक अखमनी ही है, या उसी को अखामनी भी कहते हैं। इसके बाद उसी में हम लोग देखते हैं कि दारा तृतीय जो अखमनी वंश का अंतिम शासक होता है, क्या नाम रहता है उसका? दारा तृतीय उस वंश का अंतिम सुल्तान होता है। और दारा तृतीय और सिकंदर के बीच, दोनों के बीच एक युद्ध होता है, और उस युद्ध को अर्बेला के युद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अर्बेला के युद्ध के नाम से। 331 बीसी में, यानी ईसा पूर्व में होता है, बिफोर क्राइस्ट। बात याद रखिएगा। अर्बेला का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और यूनान का सिकंदर और किसके बीच हुआ था? तो अखमनी वंश का अंतिम शासक जिसका नाम है दारा तृतीय। और अखमनी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पार्थिपोलिस। ये बात आपको पता है। इस युद्ध में क्या होता है कि सिकंदर विजय हो जाता है और ये हार जाता है। तत्पश्चात यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो ईरान पे भी उसका अधिकार हो जाता है, यूनान पे रहता ही है। तत्पश्चात वो भारत की तरफ मूव करता है, और भारत की तरफ जब मूव करता है तो खैबर दर्रे से, किस दर्रे से? खैबर दर्रे से वो भारत में प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र रहता है, और इस क्षेत्र का जो शासक रहता है, जो यहाँ का राजा रहता है, उसका नाम रहता है अम्भी। क्या नाम रहता है?
अम्भी, देखिए यहाँ पे नाम भी लिखा गया है अम्भी, क्या नाम रहता है, तो यही अम्भी रहता है। और क्या बोलते हैं, ये अम्भी और ये राजा सिकंदर, राजा अम्भी और सिकंदर, जब सिकंदर यहाँ पर आकर आक्रमण करता है तो आक्रमण करने से पहले ही राजा अम्भी आत्मसमर्पण कर देता है, किसके सामने, तो सिकंदर के सामने। और ऐसा बताया जाता है कि सिकंदर को भारत में प्रवेश कराने के लिए राजा अम्भी ने उसको बुलाया था। जैसे हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध में बात कर रहे थे 1526 ईस्वी में, तो वहाँ पे हम लोग बात किए थे कि दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी, दौलत खां लोधी, आलम खां और क्या बोलते हैं राणा सांगा बाबर को भारत में प्रवेश करा आक्रमण करने के लिए बुलाए थे इब्राहिम लोदी के खिलाफ। उसी तरह से राजा अम्भी भारत में बुलाया किसको, सिकंदर को, भारत पर आक्रमण करने के लिए। और जब भारत पर वो आक्रमण किया तो राजा अम्भी उसकी सहायता कर रहा था, इसलिए उसको प्रथम देशद्रोही कहते हैं। और जब हम लोग बात कर रहे थे जयचंद के बारे में, जो गढ़वाल वंश का शासक है और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ वो गौरी की सहायता कर रहा था, तो वहाँ पे हम लोग बात किए थे कि उसको द्वितीय देशद्रोही कहा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको? अब देखिए, जब यहाँ पे राजा अम्भी सिकंदर की सहायता करते हैं, तत्पश्चात राजा अम्भी को अपना वो मित्र बनाकर आगे की तरफ मूव करता है। जब आगे की तरफ मूव करता है तो झेलम से चिनाब के बीच का जो क्षेत्र रहता है, उस क्षेत्र का जो राजा रहता है उसका नाम रहता है पोरस। क्या नाम रहता है? पोरस, राजा पोरस। और जब राजा पोरस पे वो आक्रमण करता है और जो युद्ध होता है, और उसी युद्ध को हम लोग कहते हैं कि ये झेलम का युद्ध, या फिर इसी को बितिस्ता का युद्ध, या इसी को हार्डे स्पीच का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डे स्पीच का युद्ध कहते हैं। तो पहली बात तो क्वेश्चन आईएएस में यही बनेगा कि हार्डे स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ था, झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ था, बितिस्ता का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो क्या बताएंगे, सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। जब सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ तो उस युद्ध में पहले तो राजा पोरस पराजय हो जाते हैं, और जब उनकी पराजय हो जाती है तो जब उसके सिकंदर की जब सेनापति उनको सिकंदर के पास लेकर जाते हैं तो सिकंदर उनसे कहता है कि बताइए आपके साथ क्या किया जाए। तो राजा पोरस बोलता है कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वही मेरे साथ भी करना चाहिए। तो जब ये बात सुनता है सिकंदर, तब उससे गले लगा लेता है और उसके जो उसका विजय किया रहता है उसके क्षेत्र को उसको वापस कर देता है, और उसी के उपलक्ष्य में एक शहर बसाता है जिसका नाम रहता है निकैया नगर, और उसी को आगे चलकर हम लोग कहते हैं कि विजयनगर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब विजयनगर की स्थापना करता है, और यही झेलम का युद्ध, यही हार्डे स्पीच का युद्ध, यही बितिस्ता का युद्ध है, जब सिकंदर का एक प्रिय घोड़ा रहता है जिसका नाम रहता है बाउकेफला, और बाउकेफला की यहाँ पे झेलम नदी के तट पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात उसके याद में एक शहर बसाता है जिसका नाम रहता है बाउकेफला नगर। क्या नाम रहता है? बाउकेफला नगर। दो शहर बसाया, दोनों शहर का नाम आपको याद होना चाहिए, आपसे अपेक्षित है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीसीएस में तो हरगिज पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बाउकेफला नगर की स्थापना कौन किया था, तो क्या बताएंगे आप? सिकंदर। पूछेगा कि निकैया नगर या विजयनगर की स्थापना कौन किया था, तो क्या बताएंगे आप? सिकंदर। क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि कौन सा ऐसा शासक है जो अपने प्रिय घोड़े के नाम पर एक शहर बसाया, उसका नाम क्या है, तो सिकंदर। ठीक। अब देखिए, जब यहाँ पर आक्रमण कर देता है और तत्पश्चात राजा अम्भी को और पोरस को मित्र बनाकर फिर वो चिनाब से आगे ब्यास नदी के तट पर, चिनाब से आगे ब्यास की तरफ वो आगे बढ़ना चाहता है। तत्पश्चात उसके जो सैनिक और सेनापति रहते हैं उन सबों को आभास हो जाता है कि जो आगे का जो राजा है वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही उसके पास सेना है जिसको हम लोग पराजित नहीं कर सकते हैं। तत्पश्चात जो उसके सेनापति, सिकंदर के सेनापति और जो सेना रहती है वहाँ पे बहाना बनाती है और कहती है कि अब हम लोग को घर की याद आ रही है। क्या कहती है? कि अब हम लोग को घर की याद आ रही है। तो सिकंदर वहाँ पे कहता है कि चलो ठीक है, एक युद्ध ये लड़ लिया जाए, उसके बाद हम लोग चलेंगे वहाँ पे अपने घर, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, फिर उसके बाद आएंगे। तो कहते हैं सब नहीं, पहले हम लोग को घर की याद आ रही है, घर के आने के बाद ही हम लोग यहाँ पे युद्ध करेंगे। तत्पश्चात जब सिकंदर अपने सैनिकों को और सेनापतियों को नहीं मना पाता है, तब वो वहाँ पे एक स्टेटमेंट देता है और स्टेटमेंट में कहता है कि एक राजा जो कभी अपने
शत्रुओं के सामने झुका नहीं, वो अपने लोगों के सामने ही झुक रहा है। क्या बना, क्या बोला स्टेटमेंट? एक राजा जो कभी अपने शत्रुओं के सामने झुका नहीं, वो आज अपने ही लोगों के सामने झुक रहा है। तत्पश्चात देखते हैं कि जब सेना लड़ेगी नहीं, सेनापति लड़ेगा नहीं, तो युद्ध होगा नहीं। तत्पश्चात वहां से ब्यास नदी के तट से वो वापस चला जाता है, सॉरी चिनाब नदी से। तो क्वेश्चन ये बना है इसमें कि क्या सिकंदर ब्यास नदी के तट पर आया था? तो बिल्कुल नहीं आया था। और उस समय सिकंदर जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तो वहाँ पे शासन कौन कर रहा था भारत पे? तो घनानंद, जो नंद वंश का सुल्तान था। नंद वंश के बारे में हम लोग बात किए थे कि नंद वंश को नवनंद वंश के नाम से जानते हैं, और उस वंश का संस्थापक रहता है जिसका नाम रहता है महापद्म नंद। महापद्म नंद के बाद जो अगला सुल्तान बनता है उसका नाम रहता है पांडुक। पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गौछाड़िक, सिद्धशक, कैवर्त, और लास्ट शासक जो रहता है उसका नाम रहता है घनानंद। यहाँ तक कोई दिक्कत? और घनानंद के ही गुरु रहते हैं जिनका नाम रहता है चाणक्य। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त, कौटिल्य या अंशु के नाम से जानते हैं, और अंशु को ही या कौटिल्य को ही वो क्या बोलते हैं, अपने दरबार में बेइज्जती कराता है। तत्पश्चात उसका विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी विष्णुगुप्त या कौटिल्य एक राजा की तलाश में लग जाते हैं और एक बालक को खोजते हैं जिसका नाम रहता है चंद्रगुप्त मौर्य। कहानी में बताया हूँ कि कैसे वो खोजे थे। उसकी माता, चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम रहता है मूरा, और मूरा से ही मूरा को बताया जाता है कि ये घनानंद की पत्नी हुआ करती थी, और उसको घनानंद छोड़ दिया रहता है। और तत्पश्चात उसी दोनों से चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ रहता है, और वो बगीचे में खेलता रहता है। तभी विष्णुगुप्त या कौटिल्य उसको देखते हैं और वहाँ से जाते हैं उसको लेकर उसके माँ के पास। तो कहते हैं कि पैसा ले लीजिए और अपना बालक मुझे दे दो। तो पूछती है उसकी माँ चंद्रगुप्त मौर्य की कि बताइए इस बालक को आप क्या करेंगे? तो बताता है कि मैं इसको घनानंद का विनाश करने में, इसको घनानंद के सामने या घनानंद का विनाश करने में और इसको राजा बनाने में भूमिका निभाऊंगा। तब उसकी माँ कहती है कि मैं खुद चाहती हूँ कि घनानंद का विनाश हो, इसलिए वो फ्री में दे देती है। और तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद की हत्या करता है और मगध पर एक नया वंश लेकर आता है जिसका नाम रहता है मौर्य वंश। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री रहते हैं उनका नाम रहता है विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य है, उन्हीं को अंशु के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मैं बात ये फिर से इसलिए दोहराया कि अभी जब मैं बात करूँगा कि सिकंदर के जो सेनापति थे जिसका नाम था अनिसिक्रेटस, निर्याकस और सेलुकस निकेटर, उसका जल सेनापति कौन था? क्वेश्चन बना पीसीएस में कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो उसका नाम क्या था? निर्याकस। स्थल सेनापति कौन था? तो उसका नाम था अरिस्टोबुलस, सॉरी अनिसिक्रेटस। और उसी का एक सेनापति रहता है जिसका नाम रहता है सेलुकस निकेटर। क्या नाम रहता है? सेलुकस निकेटर। ये तो अभी मैं सेलुकस निकेटर को आपको लिंक करूंगा, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सिकंदर की सेना ब्यास नदी, चिनाब नदी से ही वापस चली गई। जब वापस जा रहा था तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर सिकंदर आक्रमण करता है और कुल मिलाकर 19 महीने वो भारत में रहता है। और 323 ईसा पूर्व में वो भारत से वापस जाता है और बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है? बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसी को एक ऐसा शासक रहता है वो जो विश्व विजय करने की चेष्टा रखता है। क्या करता है? विश्व विजय करने की चेष्टा रखता है। जब हम लोग बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश में एक शासक था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी भी विश्व विजय की चेष्टा रखने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान रहता है, इसीलिए उसको सिकंदर द्वितीय या सिकंदर शाहनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको आप लोग नोट करते रहिए ना, मैं सब कुछ थोड़े यहाँ पे लिखूंगा। ये कहानी आप सोचते रहिए। फिर इसके बाद देखिए, जब सिकंदर की मृत्यु हो गई 323 ईसा पूर्व में, तो हम लोग उसी का एक सेनापति रहता है जिसका नाम रहता है, अभी मैं बताया कि सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर की पुत्री का नाम रहता है हेलेना या कैलिफोर्निया। और सिकंदर के वापस जाने, सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर या सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक है। और सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है, जिस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजय हो जाता है, सेलुकस निकेटर की हार हो जाती है। तत्पश्चात सेलुकस निकेटर अपनी पुत्री की शादी, जिसका नाम हेलेना या कैलिफोर्निया रहता है,
उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। तत्पश्चात उन्हीं दोनों के संभोग से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम रहता है बिंदुसार, या उसी को बिंदुपाल, बिंदुसेन, सिम सेन, सिन सेन, भद्रतार, अमित्र घाट, अमित्र कोटस, अमित्र चेटस के नाम से जाना जाता है। जब अपनी पुत्री का विवाह वो कर देता है सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से, तो चंद्रगुप्त मौर्य उसको 500 हाथी दान में देता है। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। फिर उसके बाद सेल्यूकस निकेटर उसको 5 क्षेत्र देता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। अभी बात करेंगे वो क्षेत्र कौन था, यहाँ तक कोई दिक्कत? सेल्यूकस निकेटर का ही एक राजदूत रहता है जिसका नाम रहता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जी किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और उसके पुस्तक का नाम इंडिका था जो पाटलिपुत्र के बारे में जानकारी देती है। और कौटिल्य के पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था जो राजनीति से संबंधित थी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो उसको लिंक करिए, आप आराम से उसको समझिए, विस्तार से उसको देखिए। देखिए जितना मैं बोल रहा हूँ उतने में से ही आईएएस के क्वेश्चन बनेंगे, उससे बाहर कभी नहीं आएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा जितना मैं बोला। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत? अंबी के बारे में बात कर लिए, पोरस के बारे में बात कर लिए, घनानंद के बारे में बात कर लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? घनानंद को ही धनाढ्य व्यक्ति भी कहा गया था। किसके द्वारा? जेनोफोन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा संबोधित किया गया था ये शब्द कि घनानंद धनाढ्य व्यक्ति है? तो किसके द्वारा कहा गया था? जेनोफोन के द्वारा। याद है ना? अब प्रभाव के बारे में बात करें कि सिकंदर जब भारत पर जब आक्रमण किया तो उस समय प्रभाव क्या था, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव क्या पड़ा? तो कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो बताते हैं कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सिकंदर का भारत पे आक्रमण से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं मानेंगे। पहली बात तो ये है कि 2 शहर बसाया। पहला जो शहर था उसका नाम था निकाया नगर, और एक जो शहर था उसका नाम था बाउकेफला नगर। क्या नाम था? बाउकेफला नगर। ये किसके याद में बसाया था? तो पोरस के याद में, और इसी को हम लोग आगे चलकर विजयनगर के नाम से जानते हैं। ये किसके याद में बसाया? तो उसी का घोड़ा था जिसका नाम था बाउकेफला। क्या नाम था? बाउकेफला। किस नदी के तट पर? तो झेलम नदी के तट पर। युद्ध याद रखिएगा कि झेलम और बितिस्ता का युद्ध किसके बीच हुआ, या हार्डे स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ, अरबेला का युद्ध किसके बीच हुआ। युद्ध का नाम याद रखना पड़ेगा आपको। यहाँ तक देखिए। फिर यूनान के ही लोगों ने काली मिर्च को, हम लोग कहते हैं कि काली मिर्च को पुर्तगीज क्या कहते थे? तो यवनम प्रिय कहते थे। लेकिन उससे भी पहले यूनानी उसको भारत में सिकंदर के समय ही काली मिर्च को क्या कहते थे? यवनम प्रिय कहते थे। क्या कहते थे? काली मिर्च को, काली मिर्च को क्या कहते थे? तो यवनम प्रिय कहते थे। जो हम लोग नाटक में प्रयोग करते हैं, जिसको पर्दा कहते हैं, नाटक में प्रयोग किया जाने वाला जो पर्दा होता है उसको क्या कहते थे? तो यवनिका कहते थे। क्या कहते थे? यवनिका, नाटक पर्दा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा सिकंदर के बारे में हम लोग का आज का टॉपिक, और कल से हम लोग बात करेंगे जो क्षेत्र थे तक्षशिला के साथ साथ हम लोग बात करेंगे पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र की महत्ता क्या है उस पर टिप्पणी करिए, आईएएस के एग्जाम में पूछता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तक्षशिला के बारे में बात करेंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अखमनी वंश के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और जब पाटलिपुत्र तक्षशिला के बारे में हम लोग बात कर लेंगे तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश को लेकर आएंगे, और मौर्य वंश के सभी शासकों के बारे में बात करेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, बिंदुसार क्या है, अशोक क्या, कुणाल क्या, बुद्ध, पलितिंद्र, पलिसम, प्रेति, सली, सुखदेव, धर्मसत, गन्ना, बृहदत्त, उसके बारे में बात करेंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन, जैसे भारत में सिकंदर किस दर्रे से प्रवेश किया था? तो उसका नाम था खैबर दर्रे से। किस दर्रे से? खैबर दर्रे से। किस दर्रे से? खैबर दर्रे से। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी।
पूछ देगा कि सिकंदर की तरह ही विश्व विजय की चेष्टा रखने वाला कौन सा शासक था, तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था, तो आप क्या आंसर देंगे उसका, तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था, जो उसके बारे में बात हुआ था कि चरी कर, घरी कर, बाजार प्रणाली, घोड़ा दागने की प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा सब लेकर आया था। वो तो दिल्ली सल्तनत का टॉपिक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब, और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे पाटलिपुत्र और तक्षशिला, 2 क्षेत्रों के बारे में पहले हम लोग बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश के बारे में। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, पाटलिपुत्र और तक्षशिला को लेकर आएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।